हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वेव एंड ऑसिलेशंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ फोर्स ऑसिलेटर एंड इट्स सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम फोर्स ऑसिलेटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करें और उसका सॉल्यूशन को ऑब्टेन करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार फोर्स ऑसिलेटर क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशंस क्या होती हैं। और स्टूडेंट्स, फोर्स ऑसिलेटर को हम ड्रिवन ऑसिलेटर भी बोलते हैं। इसको हम एक डेमोन्स्ट्रेशंस की हेल्प से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है एक रिजिड सपोर्ट, यही है हमारे पास एक थ्रेड जिसका मास जो है वो नेग्लिजिबल मास है, और इसके साथ हमने एक बॉडी अटैच कर दी है। अब स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। क्योंकि अभी यहाँ पर इसके आसपास एयर है, तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली ये बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आकर रुक जाएगी इस तरह से। देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ लगातार डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स का काम कर रहा है और अल्टीमेटली बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन पर आकर रुक रही है। इस प्रकार की ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस, जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, और इस ऑसिलेटर को हम बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर यहाँ पर एयर प्रेजेंट ना होती, वैक्यूम होता, तो अगर हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते तो ये ऑसिलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम के लिए बनी रहती और यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज ना होता, और उस केस में इस ऑसिलेशंस को हम बोलते सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, और इस ऑसिलेटर को हम बोलते सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, दैट इज डैम्पिंग फोर्स। अगर आपने इसकी ऑसिलेशंस को मेंटेन करवा के रखना है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशंस का वो टाइम के साथ डिक्रीज ना हो, तो आप क्या करेंगे, ये बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं इस तरह से। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो यहाँ पर इन ऑसिलेशंस को मेंटेन करके रखेगी, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा विद टाइम। और यहाँ पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट फोर्स इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स, और यहाँ पर ये बॉडी जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऑसिलेट करती रहेगी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, दैट इज ड्राइविंग फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की थी और ये बॉडी जो है वो अपनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रही थी, अब आप यहाँ पर एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो होगा क्या, यहाँ पर शुरुआत में क्या होगा, बिगिनिंग में क्या होगा, बिगिनिंग में ये बॉडी चाहेगी कि ये अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती रहे, जबकि जो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है वो चाहेगी कि ये बॉडी जो है वो मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे। तो यहाँ पर एक तरह का घमासान मींस टसल शुरू हो जाएगा इस बॉडी और इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स में। ये बॉडी चाहेगी कि अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करूं, और एक्सटर्नल फोर्स चाहेगी कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे ये बॉडी। स्टार्टिंग में बॉडी जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने में हिचकिचाएगी, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट स्टेट। उस स्टेट में क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड जो है कई बार बढ़ेगा, कई बार डिक्रीज होगा इरेगुलरली, बट कुछ समय बीत जाने के बाद आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ये बॉडी जो है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, और उस केस में हम जो बिहेवियर होगा बॉडी का उसको हम बोलेंगे स्टडी स्टेट बिहेवियर। तो यहाँ पर हमें दो तरह के बिहेवियर स्टडी करने हैं, एक है ट्रांजिएंट बिहेवियर और एक है स्टडी स्टेट बिहेवियर ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। तो उस केस में जब हमारी बॉडी जो है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशंस करना शुरू कर दे, और यहाँ पर जो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाए विद टाइम, ऐसे ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं
फोर्स ऑसिलेशंस, और इस प्रकार की बॉडी जो फोर्स ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट करती है, दैट बॉडी इज नोन एज फोर्स ऑसिलेटर या फिर ड्रिवन ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए फोर्स ऑसिलेशंस, फोर्स ऑसिलेटर, जिसे हम ड्रिवन ऑसिलेटर भी बोलते हैं। पहले हम इन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। When a body capable of oscillation is subjected to an external periodic force, it begins to oscillate under the action of applied force. जब हम बॉडी को जो कि ऑसिलेशंस करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, जब हम उस पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो है उस एक्सटर्नल फोर्स के एक्शन के अंडर जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। इन द बिगिनिंग the body tries to oscillate with its natural frequency while the external force tries to impose its own frequency upon the body. जब आप ऑसिलेटिंग बॉडी पर एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो पहले बॉडी जो है वो चाहती है कि वो अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे, जबकि जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है वो चाहता है कि हमारी बॉडी जो है वो उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे। Thus there is a sort of tussle between the driver external force and the driven body, during which the amplitude of oscillations rises and falls irregularly a number of times. तो उस समय के दौरान जब बॉडी ये चाह रही होती है कि वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे, जबकि एक्सटर्नल फोर्स चाह रही होती है कि बॉडी उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे, तो उस समय उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक्सटर्नल फोर्स मींस ड्राइवर एंड बॉडी मींस ड्रिवन के बीच में एक प्रकार का युद्ध चल रहा होता है, टसल चल रही होती है, रस्साकशी चल रही होती है कि कौन किसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा। और उस समय पर जो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो कई बार बढ़ता है, कई बार डिक्रीज होता है, काफी दफा ऐसा होता है, और इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट इफेक्ट विच सून डाइज अवे। और ये ट्रांजिएंट इफेक्ट जो है वो कुछ देर तक मेंटेन रहता है और अल्टीमेटली ये ट्रांजिएंट इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली बॉडी जो है वो गिव अप कर देती है। वो क्या करती है, वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देती है आफ्टर सम टाइम, एंड दैट स्टेट ऑफ द बॉडी विल बी नोन एज स्टेडी स्टेट बिहेवियर. Finally, the body yields to the external force and oscillates with the constant amplitude and phase and with the frequency of external force. कुछ समय के बाद जब ट्रांजिएंट इफेक्ट खत्म हो जाता है तो बॉडी जो है वो एक्सटर्नल फोर्स पर गिव अप कर देती है और वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ, और उस समय बॉडी की ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, फेज कांस्टेंट होगा. इट्स ऑसिलेशंस आर देन कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशंस, और उस समय पर जो ऑसिलेशंस बॉडी एग्जीक्यूट करेगी दैट ऑसिलेशंस विल बी नोन एज फोर्स ऑसिलेशंस. द ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड ड्रिवन ऑसिलेटर, और ऐसी बॉडी जो फोर्स ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट करेगी जब बॉडी जो है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगी विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज, that body will be known as driven oscillator or force oscillator, and the external force is called driving force. और जो हम बाहर से periodic force लगा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी की ऑसिलेशंस मेंटेन रहें, ताकि ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बना रहे, फेज कांस्टेंट बना रहे विद टाइम, दैट फोर्स इज नोन एज ड्राइविंग फोर्स. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फोर्स ऑसिलेटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करेंगे. तो आप हेडिंग बना लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ फोर्स ऑसिलेटर. तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर. तो स्टूडेंट्स अब हम डिराइव करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स ऑसिलेटर. तो इसमें आप क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. तो सबसे पहले हम एक बॉडी कंसीडर करेंगे जिसका मास स्मॉल m होगा, और ये अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक मोशन फोर्स जो है वो ऑसिलेट करेगी अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर अबाउट इट्स मीन पोजीशन. Let x be the displacement of the body from its equilibrium position at any instant of time t. किसी समय t पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की उसे हमने x मान लिया. The following forces are acting on the body. कोई भी बॉडी जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के अंडर ऑसिलेट करती है उस पे कितनी फोर्सेस एक्ट करती हैं, उस पे टोटल 3 फोर्सेस एक्ट करती हैं. और वो फोर्सेस कौन कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से. ये है हमारे पास बॉडी ऑफ मास m, इसे हमने यहां पर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और इसे हम पीरियोडिक फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं. तो यहां पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एक तो एक्ट करेगी ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स,
पहली फोर्स ये होगी जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इस पे एक्ट कर रही है इस ऑक्सीलेटिंग बॉडी पर, और जब इस बॉडी को आप यहां से छोड़ देते हैं तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन के। जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करेंगे बॉडी को इसकी मीन पोजीशन से, उतनी ज्यादा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये अपनी मीन पोजीशन पर वापस जाने की कोशिश करेगी। और तीसरी फोर्स होगी यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके आसपास जो है अभी एयर मौजूद है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक डैम्पिंग फोर्स भी एक्ट करेगी, एक रेजिस्टिव फोर्स भी एक्ट करेगी। और डैम्पिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के, और डैम्पिंग फोर्स जो है हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है हमारे पास राइट डायरेक्शन में, तो डैम्पिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी, और अगर बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो डैम्पिंग फोर्स जो है वो राइट डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पर टोटल 3 फोर्सेस लगेंगी, जो कि होगी हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, एक होगी डैम्पिंग फोर्स, और तीसरी होगी हमारे पास एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगी बॉडी पर, इन तीनों फोर्सेस का सम, वही अब यहाँ पर अब एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले पॉइंट पे आप लिखेंगे the restoring force Fr vector whose magnitude is directly proportional to the displacement of the body from its equilibrium position। तो पहली फोर्स होगी हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स Fr वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन के, दैट इज Fr इज प्रोपोर्शनल टू x, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा k, जिसे हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक्ट करती है। सेकेंड फोर्स कौन सी है, द डैम्पिंग फोर्स Fd वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। दूसरी फोर्स होगी हमारे पास डैम्पिंग फोर्स, जिसे हम रेजिस्टिव फोर्स भी कह सकते हैं। जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया है उस केस में जो हमारी डैम्पिंग फोर्स होगी वो एयर रेजिस्टेंस होगा, और डैम्पिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा b, और b को हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम। ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो कौन से मीडियम में प्रेजेंट है। अगर एयर में प्रेजेंट है तो b की वैल्यू कुछ और होगी, अगर वाटर में प्रेजेंट है तो b की वैल्यू कुछ और होगी, एंड सो ऑन। और जो डैम्पिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, तो यहाँ पर माइनस साइन भी हम लगाएंगे। थर्ड फोर्स है हमारे पास द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स Fe वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज F0 sin pt। क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स ड्राइविंग फोर्स पीरियोडिक नेचर की है, तो इसे हम साइन या कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया F0 sin pt, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स Fe इज इक्वल टू F0 sin pt। F0 क्या है, F0 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स Fe, और P क्या है, P है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, वेयर F0 is maximum value of this force and P is angular frequency। The total force acting on the body F, total force कितनी होगी बॉडी पर, इन तीनों फोर्सेस का सम, दैट इज Fr प्लस Fd प्लस Fe। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो F विल बी इक्वल टू Fr की वैल्यू है हमारे पास माइनस kx, Fd की वैल्यू है हमारे पास माइनस bv, और हमारे पास Fe की वैल्यू है F0 sin pt। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास F होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम इस F की जगह m इंटू a पुट कर देंगे, तो आपके पास F की जगह लिखना है आपको ma इक्वल टू माइनस kx माइनस bv प्लस F0 sin pt। देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्सेलरेशन होता है वो डबल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, मींस a इज इक्वल टू d2x बाय dt स्क्वायर, और वेलोसिटी होता है हमारे पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाय dt। तो a की जगह हम ये पुट कर देते हैं, तो m इंटू a की जगह हम लिखेंगे d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kx ऐसी रहेगा, माइनस b ऐसी रहेगा, और इस v की जगह हम लिख देंगे, इस v की जगह हम लिख देंगे dx बाय dt प्लस F0 sin pt। तो स्टूडेंट्स, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे के पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे, आइए इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। नेगेटिव टर्म्स को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा m d2x by dt स्क्वायर प्लस b dx by dt प्लस kx इज इक्वल टू F0 sin pt। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों तरफ आप स्मॉल m से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप दोनों तरफ स्मॉल m से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन जो है
वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस k बाई एम एक्स प्लस कैपिटल f0 बाई m साइन pt हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, k बाई m को ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट बाई km। ओमेगा जो है वो है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, और यहाँ पर हम b बाई m को 2r कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। f0 बाई m एक कांस्टेंट है जिसे हम स्मॉल f0 से रिप्लेस कर देंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन। इसे हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग 2 in 1 वी गेट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई एम को हमने 2r माना है और dx बाई डी टी ऐसे रहेगा, प्लस k बाई एम को हमने ओमेगा स्क्वायर लेट किया है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू f0 बाई m की जगह हमारे पास आ जाएगा स्मॉल f0 साइन pt। ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन, और यही इक्वेशन जो है वो है हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ फोर्स ऑसिलेटर और फॉर अ ड्रिवन ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये एक सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू r। इस प्रकार की सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका सोल्यूशन हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हम इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिक्स में। इसका सोल्यूशन जो है वो दो पार्ट्स का सम होता है, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे, तब जाके हमें इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो हमें x की वैल्यू देगा एंड दैट विल बी द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 is given by the sum of complementary function and particular integral। जो इसका सोल्यूशन होगा वो x की वैल्यू देगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अगर हम x1 मान लें और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम x2 मान लें तो x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, वेयर x1 है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और x2 है हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x1 x2 की, और उन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तब जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो आप पहले हेडिंग बना लीजिए, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x1, और इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x1 को जब हम फाइंड आउट करेंगे देन दैट स्टेट विल बी नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन के लिए, हम r को पहले 0 सेट कर देते हैं और जो हमारे पास इक्वेशन बचती है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम r को 0 पुट कर दें तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो हम इसे 0 पुट करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे पुट राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 इक्वल टू 0 वी गेट d2x by dt स्क्वायर प्लस 2r dx by dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। जो राइट हैंड साइड है f0 sin pt, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसे हमने 0 पुट कर दिया है। मींस यहाँ पर अभी जो मोशन रहेगा बॉडी का वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ ही ऑसिलेशंस कर रही होगी, तो इस केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी होगा। दैट स्टेट विल बी नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट। अभी जो बॉडी है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट ना करके अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही होगी एंड दैट स्टेट विल बी नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट। तो अगर हम यहाँ पर इसको 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2x by dt स्क्वायर प्लस 2r dx by dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आप फिफ्थ इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसका सोल्यूशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले वीडियो में। अगर हम ये मान के चलें कि हमारी जो डैम्पिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स से कम है, मींस हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डैम्पिंग फोर्स से ज्यादा है, मींस यहां पर हमारे पास आर स्क्वायर जो है वो लेस देन ओमेगा स्क्वायर है, तो उस केस में जो हमारा मोशन रहता है
वो लाइटली डैम्प्ड मोशन रहता है, और उस केस में हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया था वो क्या आया था, इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसके हमारे पास 3 केसेस बने थे, लाइटली डैम्प्ड केस, हेवीली डैम्प्ड केस एंड क्रिटिकली डैम्प्ड केस। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर डैम्पिंग जो है वो लाइट डैम्पिंग है, हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डैम्पिंग फोर्स से ज्यादा है, तो उस केस में हमारे पास जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया था वो हमने पूरी डिटेल में इस वीडियो में डिराइव किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के टॉपिक के लिए ये रिजल्ट जो है आपको याद रखना है, इसका सॉल्यूशन आपको याद रखना है। In case of light damping, the solution is given as x is equal to a e की पावर माइनस rt ओमेगा डैश t प्लस फाइव 1, ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। तो लाइट डैम्पिंग के केस में जब हमारे पास आर स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर वाला केस था, तो उस केस में इसका सोल्यूशन जो है वो ये निकल के आया था, और यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x1, तो यहाँ पर जो x होगा वही x1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर ओमेगा डैश जो है वो इक्वल टू था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के, और फाइव 1 क्या है, फाइव 1 है हमारे पास फेस एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डैम्पिंग फोर्स। तो स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो फाइंड आउट कर लिया है। इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा विद टाइम, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, तो ये जो x1 की वैल्यू है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो डाई आउट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। मींस कुछ समय के बाद जो आपकी ट्रांजिएंट स्टेट है वो खत्म हो जाएगी, और जो ऑसिलेटर है फोर्स ऑसिलेटर वो स्टेडी स्टेट बिहेवियर को शो करना शुरू कर देगा, और स्टेडी स्टेट बिहेवियर में जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वही होगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स 6th इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला और हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 6 तक पहुंच चुके थे। इक्वेशन नंबर 6 से आपको क्या पता चल रहा है कि x1 का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज a इंटू ई की पावर माइनस rt, वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। इन इक्वेशन 6 द एम्पलीट्यूड a इंटू ई की पावर माइनस rt डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम, द मोशन देयरफॉर आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम डाइज डाउन, सो दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट। तो ये जो x1 की वैल्यू है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो डिक्रीज होते होते एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते होते जीरो तक पहुंच जाएगी, और ये मोशन जो है वो डाई आउट हो जाएगा, और इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल मींस x2, और इसे हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। When the external periodic force is applied on the oscillator, then the driving force tends to make the oscillator to oscillate with the frequency of driving force, but the oscillator itself wants to oscillate with its own natural frequency। जब आप बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो क्या चाहेगी कि बॉडी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, मींस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे, बट जो ऑसिलेटर चाहेगा कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे। ये टसल जो है वो कुछ टाइम तक चलेगी, ये रसाकशी कुछ टाइम के बाद चलेगी, और अल्टीमेटली आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ये जो ट्रांजिएंट्स हैं वो डाई आउट हो जाएंगे, जैसे हमने एक्सपोनेंशियली यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। उसके बाद जो बॉडी है मींस ऑसिलेटर जो है वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, एंड दैट स्टेट विल बी नोन एज स्टेडी स्टेट। बट आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ट्रांजिएंट्स डाई डाउन ड्यू टू एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड डिकेइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये जो हमारे पास काफी समय के बाद जो ट्रांजिएंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि एम्पलीट्यूड जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, एंड अल्टीमेटली द ऑसिलेटर परफॉर्म्स ऑसिलेशंस एट फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। उसके बाद ऑसिलेटर जो है वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशंस करना शुरू कर देगा, मींस वहां पर वो स्टेडी स्टेट बिहेवियर शो करेगा। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स इस थर्ड इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, x2 is equal to a sin pt minus 5, ये 7th इक्वेशन है। बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 3, तो इसे हमने लेट कर लिया x2 की वैल्यू मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 3 को हमने ये लेट कर लिया, जहां पर a क्या है, a है यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट ऑसिलेशंस,
फाई क्या है यहाँ पर, फाई है हमारे पास फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड कौन सी फोर्स है यहाँ पर, ड्राइविंग फोर्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इस एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम सेवंथ इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा dx2 by dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos pt माइनस फाई, फिर हम pt माइनस फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में p आ जाएगा, फाई कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dx2 by dt की वैल्यू आ गई हमारे पास a मल्टीप्लाई p cos pt माइनस फाई, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं इस 8th इक्वेशन का t के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा dx2 by dt का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा d2x2 by dt स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू पी कॉन्स्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, cos pt माइनस फाई का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन pt माइनस फाई, pt माइनस फाई का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में इंटू p। तो हमारे पास d2x2 by dt स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ap इंटू p हो जाएगा ap स्क्वायर, ये माइनस साइन जो हम आगे कर देते हैं इंटू साइन pt माइनस फाई, ये हमारे पास 9th इक्वेशन होगी। क्योंकि x2 जो है थर्ड इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, इस x2 की वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, इस dx2 by dt की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं, और इस d2x2 by dt स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं। क्योंकि x2 जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन है इक्वेशन 3 का, तो वो इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 7th इक्वेशन से x2 की वैल्यू को उठा के, 8th इक्वेशन से dx2 by dt की वैल्यू उठा के, 9th इक्वेशन की से d2x2 by dt स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 7th, 8th और 9th इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 7, 8 एंड 9 इन 3 वी गेट। तो स्टूडेंट्स d2x by dt स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाली d2x2 by dt स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि x2 इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो x2 जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर d2x by dt स्क्वायर की जगह पुट करेंगे माइनस ap स्क्वायर साइन pt माइनस फाई प्लस 2r, और dx by dt की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे dx2 by dt की, जो कि है हमारे पास ap cos pt माइनस फाई। उसके बाद है प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है हमारे पास a साइन pt माइनस फाई इज इक्वल टू एफ नॉट साइन pt, हमारे पास ऐसे ही रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहां से साइन pt फाई और a, और यहां से a और साइन pt माइनस फाई जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो a साइन pt माइनस फाई कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर प्लस 2r ap cos pt माइनस फाई इज इक्वल टू f0। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन pt में फाई ऐड करेंगे और फाई को माइनस करेंगे, pt माइनस फाई प्लस फाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो pt माइनस फाई को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और प्लस फाई को हम अलग से रहने देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यूज करेंगे साइन a प्लस b का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारे पास साइन a मीन साइन pt माइनस फाई, cos b मीन्स cos फाई, प्लस cos a मीन्स cos pt माइनस फाई इंटू साइन बी मीन साइन फाई हो जाएगा। यहाँ पर हमने साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर ली, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, f0 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे a साइन pt माइनस फाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2r ap cos pt माइनस फाई इज इक्वल टू f0 को cos फाई से मल्टीप्लाई किया, f0 cos फाई आ गया, साइन pt माइनस फाई प्लस f0 को साइन फाई से मल्टीप्लाई किया, f0 साइन फाई, और साथ में हमारे पास cos pt माइनस फाई हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन pt माइनस फाई एंड cos pt माइनस फाई इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो हम इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है बीच में। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन pt माइनस फाई एंड cos pt माइनस फाई ऑन बोथ साइड्स वी गेट। यहाँ पर साइन pt माइनस फाई का कोफिशिएंट क्या है, वो है हमारे पास a मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन pt माइनस फाई का कोफिशिएंट क्या है, वो है हमारे पास f0 cos फाई, f0 cos फाई, ये हमारे पास 10th इक्वेशन होगी। अब हम cos pt माइनस फाई के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे
तो cos pt माइनस फाइव का कॉफिशिएंट है 2rap इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में cos pt माइनस फाइव का कॉफिशिएंट है f0 sin फाइव, f0 sin फाइव, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। हमने कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि है एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट ऑसिलेशंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10th और 11th इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर उन्हें हम ऐड करेंगे साइड वाइज। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 10 एंड 11 साइड वाइज वी गेट, इसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे 10th इक्वेशन का, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2rap का होल स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया दोनों इक्वेशंस के और उनको हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 10th इक्वेशन के राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा f0 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, इसकी राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा f0 स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव, फिर हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। f0 स्क्वायर हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का स्क्वायर, 2rap का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर a स्क्वायर p स्क्वायर, f0 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास आ गया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर। हमने क्या किया, यहां से और यहां से a स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया बाहर, इज इक्वल टू f0 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव 1 हो गया। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरी टर्म को डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास f0 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर। इस स्क्वायर को अगर हम इधर भेजें तो ये इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा इस तरह से, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू आ जाएगी f0 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, f0 आ गया, और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट में रह जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई क्या, a की वैल्यू, जिसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 12। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया स्टेडी स्टेट ऑसिलेशंस का। तो अब हमें क्या करना है, फेस फाइंड आउट करना है, वो हम फाइंड आउट करेंगे 10th और 11th इक्वेशन का ही यूज करते हुए। फिर इसकी वैल्यू, फेस फाइव की वैल्यू और a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा, और फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा। वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट ऑसिलेशंस कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब हमें फाइंड आउट करना है फेस ऑफ स्टेडी स्टेट ऑसिलेशंस, मींस हमें अब फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 11th इक्वेशन को 10th इक्वेशन से डिवाइड करें साइड वाइज तो हमें फाइव की वैल्यू मिल जाएगी। डिवाइडिंग 11 बाय 10 साइड वाइज वी गेट, तो 2rap को आप डिवाइड करेंगे a ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर से, और f0 sin फाइव को आप डिवाइड करेंगे f0 cos फाइव से। f0 से f0 कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा इधर 2rp बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू tan फाइव, sin बाय cos tan फाइव हो गया। तो फाइव की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स 2rp बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तो दिस इज द फेस ऑफ स्टेडी स्टेट ऑसिलेशंस। तो फाइव की ये वैल्यू और a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 7th इक्वेशन में, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 एंड 13 इन 7 वी गेट x2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है आपके पास f0 बाय स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर p स्क्वायर sin pt माइनस 5 की वैल्यू आप पुट कर देंगे tan इनवर्स 2rp बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। तो हमें स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन भी मिल चुका है, मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने 6th इक्वेशन में फाइंड आउट कर लिया था। तो x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यूज उठा के आप 4th इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मींस x की वैल्यू मिल जाएगी ऑफ थर्ड इक्वेशन। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 एंड 14 इन 4 वी गेट x will be equal to x1 की वैल्यू आपके पास a e की पावर माइनस rt sin ओमेगा डैश t प्लस 5, और 5 है यहाँ पर क्योंकि 5 हमने स्टेडी स्टेट बिहेवियर का फेस एंगल लिया था, प्लस उसके बाद x2 की वैल्यू पूरी की पूरी आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 15th इक्वेशन। और यही इक्वेशन है जो हमें दे रही है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट्स 15th इक्वेशन की राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। ये वाली टर्म जो है
वो ट्रांजिएंट टर्म है जो कि ट्रांजिएंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि टाइम के साथ ग्रेजुअली जो है वो डाई आउट हो जाएगी। और हमारे पास ये जो टर्म है सेकेंड टर्म, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टडी स्टेट बिहेवियर ऑफ फोर्स ऑसिलेटर को। तो ये लाइंस लिख के आप एंड करेंगे। इन इक्वेशन 15 द फर्स्ट टर्म ऑन राइट हैंड साइड इज द ट्रांजिएंट टर्म व्हिच ग्रेजुअली डाइज आउट, क्योंकि यहाँ पर e की पावर माइनस RT है तो ये एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज होती रहेगी, ट्रांजिएंट टर्म है ये। एंड द सेकंड टर्म डिस्क्राइब्स द स्टडी स्टेट बिहेवियर ऑफ फोर्स ऑसिलेटर, और सेकंड जो हमारे पास ये वाली टर्म है वो स्टडी स्टेट बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रही है। मींस इस केस में हमारा जो ऑसिलेटर है वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेटर एंड इट्स सॉल्यूशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू वेव एंड ऑसिलेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर।